तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फंडे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान करंट अफेयर्स करवाए थे पिछले 3 महीनों के। और वीडियो मेंस जो परीक्षा है, ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा, जो 9 मई को होने जा रही है, उसी के संदर्भ में हमारे चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में देख लिया था 3 महीने के करंट अफेयर्स। उन्हीं 3 महीनों के करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बचे हुए करंट अफेयर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। और इन्होंने अभी 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई की थी, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। इसके अलावा इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट तहोतसे, माउंट मकालू तथा माउंट किलिमंजारो, इन सभी चोटियों को फतह कर लिया है। तो ये था पिछली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन। अब आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपके लिए बनाता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। तो ये छोटा सा कष्ट आप प्लीज़ कर लिया कीजिए, और अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देखिए, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं, जिनका नाम है तरुण कपूर। तो इसके बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं। 2 मई 2022 को पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। श्री कपूर 1887 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। मैं बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर RAS और IAS UPSC की जो परीक्षाएं होती हैं, उनसे संबंधित कंटेंट भी लेके आने वाला हूं। तो चैनल पर यदि नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ जो घंटे का निशान है, उसको आप ऑल पे ज़रूर सेट करें। घंटी के निशान को ऑल पे सेट किए बिना आपका सब्सक्राइब करना बेकार है, क्योंकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी वीडियोज़ की। तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल का जो निशान है उसको ऑल पे सेट अभी कर लीजिए। PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लिंक को ज़रूर चेक करिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। अगली न्यूज़ है, 15 मई में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। तो 15 मई 2022 में जो त्रिपुरा के CM बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर माणिक साहा। और 15 मई की ये बात है। 15 मई को डॉक्टर माणिक साहा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। माणिक साह ने बिप्लब कुमार देव का स्थान लिया है, जिन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया था। डॉक्टर माणिक साह त्रिपुरा राज्य में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद हैं। माणिक साह को अगले 6 माह के अंदर राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा। विदित हो कि वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में 25 वर्ष के सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को हराने के बाद भाजपा IPFT गठबंधन सत्ता में आया था, और 9 मार्च 2018 को बिप्लब देव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये थी एक करंट न्यूज़ आपकी। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, देखने को आपको मिल रही होगी स्क्रीन पे। मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है निधि छिब्बर। ओके, याद रखिएगा, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, और इनका नाम है निधि छिब्बर। 13 मई 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
निधि छिब्बर सीबीएसई बोर्ड में विनीत जोशी का स्थान लेंगी। निधि छिब्बर 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। अगली न्यूज़ है कि पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं देव सहायम पिल्लई। ओके, फिर से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पोप का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं देव सहायम पिल्लई। मई 2022 में देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिसी यानी कि कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। देव सहाय पिल्लई संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं। वेटिकन द्वारा उन्हें यह उपाधि बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए दी गई है। पोप फ्रांसिस ने 15 मई 2022 को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में 9 संतों की सूची में देव सहायमय पिल्लई के भी संत होने का ऐलान किया। देव सहायमय पिल्लई का जन्म 1712 तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नटलम गांव में हुआ था, जो तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य का हिस्सा था। देव सहाय पिल्लई जन्म से हिंदू थे। 18वीं शताब्दी में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम लेजारूस रख लिया है, जिसका अर्थ है गॉड इज माई हेल्प। ओके, भगवान मेरी मदद है। लेकिन बाद में वे देव सहायमय के नाम से जाने गए। वेटिकन की तरफ से कहा गया है कि प्रचार करते समय उन्होंने विशेष रूप से जातिगत मतभेदों के बावजूद सभी लोगों की सामान्यता पर जोर दिया। इससे उच्च वर्गों के प्रति घृणा पैदा हुई और उन्हें 1749 में गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के बाद उन्हें 14 जनवरी 1752 को गोली मार दी गई थी और उन्हें शहीद का दर्जा मिला था। पिल्लई को 2 दिसंबर 2012 को कोटार में धन्य घोषित किया गया था। तो यहाँ तक की न्यूज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश। अगली न्यूज़ देखते हैं। मई 2022 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा सुरेश कोटक। 15 मई 2022 को केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पी गोयल ने प्रसिद्ध वायुवृद्ध कपास व्यापारी श्री सुरेश भाई कोटक की अध्यक्ष कपास परिषद के गठन की। परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान का प्रतिनिधित्व रहेगा। प्रस्तावित परिषद की बैठक 28 मई 2022 को हुई। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ष 2022-23 के भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा संजीव बजाज। संजीव बजाज वर्ष 2022 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। 12 मई 2022 को बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक संजीव बजाज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला। संजीव बजाज ने टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO एवं प्रबंधन निर्देशक PV नरेंद्रन का स्थान लिया। हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन एवं CEO पवन मुंजाल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए CII के नाम। अब नज़र डालते हैं अगली न्यूज़ पर, और अगली न्यूज़ है कि हाल ही में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जवाब है कैंपबेल विटसन।
12 मई 2022 को टाटा सन्स के कैंपबेल विटसन को एयर इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निर्देशक यानी कि नियुक्त किया गया है। विटसन वर्तमान में सिंगापुर एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कूट के सीईओ। इस साल फरवरी में टाटा सन टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त करने की उन्होंने भारत विवाद के बीच पद संभाला। टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्लास को पूरा देखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से आपको कम से कम 5 से 7 प्रश्न ईजीली मिल जाएंगे देखने को। अभी हाल ही में जो लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक और जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सवाल हमारे वीडियोस से यों की यों पूछे गए। 10 से 12 सवाल तो आपके 18 और उनको जो करंट अफेयर्स कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ उसमें पूछे गए, और 28, 29, 30 में जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें हमारे वीडियो से 23 से 24 सवाल पूछे गए हैं यों की यों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीत इनका 10 मई 2000 थे पंडित शिव शर्मा। पंडित शिव कुमार प्रसिद्ध संगीत वादक, संतूर वादक और संगीतकार थे। 10 मई को भारतीय संगीतकार और संगीत वादक पंडित शिव कुमार 2022 को मुंबई में निधन हो। वह 84 वर्ष के थे। भारत की शास्त्रीय संगीत को एक वाद्य यंत्र करने का श्रेय शिव कुमार मूल रूप से कश्मीर वाद्य यंत्र और इसे संगीत किया जाता है। शिव कुमार को सन 1991 पद्मश्री और सन 2001 में, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इससे सवाल जरूर बन सकता है आपकी परीक्षा में, तो इस खास ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको 1991 में पद्मश्री और 2001 में विभूषण से किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नजर डालते हैं। मई 2022 सरकार अंतर्जातीय और इस स्थायी समिति के अध्यक्ष बनाए गए अमित शाह। तो व्याख्या देख लीजिए। हाल ही में अंतर्जातीय परिषद यानी कि ये है अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, इसका पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में होते हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, अंतरराज्यीय परिषद जो होती है, उसमें उसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं और सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं वो और 6 केंद्र मंत्री जो होते हैं वो उसके सदस्य के रूप में आते हैं। 10 केंद्रीय मंत्री अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी रूप से सरकार ने अध्यक्ष के गृह मंत्री के साथ अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति के सदस्य हैं। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का समर्थन करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना तथा नियमित बैठकें आयोजित करके परिषद व क्षेत्र सक्रिय करना, क्षेत्रीय परिषदों को और अंतरराज्यीय परिषद द्वारा
केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्य संबंधों के सभी लंबित व उभरते मुद्दों पर विचार सुविधा प्रदान करता है। सभी मामलों पर अंतर्राज्य परिषद में विचार करने से पहले स्थायी समिति में चर्चा की जाएगी। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अंतर राज्यीय परिषद सचिवालय की 9 मुख्यमंत्री की एक परिषद। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। अगली खबर है, मई 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल चुने गए विनय कुमार सक्सेना। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बन चुके हैं और यहाँ पे 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल का स्थान लिया है, जिन्होंने 18 मई को निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया था। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में 26 मई को अपना कार्यभार संभाला। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पद और गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल नियुक्त होने पूर्व खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष का संभाल रहे थे। विनय कुमार कॉरपोरेट जगत से जुड़े, जिन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, यानी कि ऐसा इंसान कि कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ हो और दिल्ली का राज्यपाल नियुक्त किया गया हो, ऐसा पहली बार हुआ है विनय कुमार के रूप में। विनय कुमार सक्सेना 1984 में जेके ग्रुप के साथ राजस्थान में एक सहायक अधिकारी के रूप में करियर शुरू किया था। अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। फिर से न्यूज को देखिए। भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक का नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। तो कैप्टन अभिलाषा बराक 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट एविएटर यानी कि लड़ाकू विमान चालक बनी है। नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल आयोजित समारोह में उन्हें 36 अन्य सात विंग्स प्रदान किया गया। कैप्टन बराक पहली महिला अधिकारी हैं जो सेना की उड्डयन कमान हुई हैं। उन्होंने यह उपलब्धि कॉम्बैट आर्मी एविएशन पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हासिल। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सेना विमानन कोर के सेना का एक घटक है, जिसके द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य भूमिका में सैन्य परीक्षण, निगरानी, आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना, युद्ध के दौरान खोज एवं बचाव कार्य। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक और फीमेल का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि 2018 में इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली ये महिला बनी थी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला। ओके, तो दोनों में फर्क है। ये है भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला कैप्टन और जो अवनी चतुर्वेदी हैं वो वायुसेना की पहली भारतीय लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला हैं। चलिए, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ को भी। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पे नज़र डालते हैं। आपकी पर आपको दिख रही होगी, होप सो आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। देखिए, अगली न्यूज़ है आपकी एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही, जिनका नाम है रिदिम ममानिया। क्या नाम है भाई?
रिद्धिम ममानिया इनका नाम है, नाम याद रखेंगे, रिद्धिम ममानिया। ठीक है। 6 मई 2022 को 10 साल की रिद्धिम एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। वह बेस कैंप पर चढ़ने के लिए युवा भारतीय पर्वतारोहियों के साथ शामिल। रिद्धिम ने 5,334 मीटर की ऊंचाई पर 11 दिनों में बेस कैंप की चढ़ाई पूरी की। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही हैं रिद्धिम ममानिया। अब अगली न्यूज़ पर नज़र डालेंगे। टाइम्स पत्रिका ने किन 3 भारतीयों को वर्ष 2022 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है? तो उन तीनों के नाम हैं गौतम अडानी, करुणा नंदी और विक्रम परवेज। टाइम्स पत्रिका ने हाल ही में साल 2022 में दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। सूची में 3 भारतीय स्थान दिया गया है। इसमें कश्मीर एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज, बिजनेसमैन गौतम अडानी और कोर्ट की वकील करुणा नंदी का नाम शामिल। सूची को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रतीक, पायोनियर, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव परिवर्तनकर। गौतम अडानी को एप्पल के सीईओ टिम कुक, अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ टाइटन्स श्रेणी के तहत नामित किया गया। वहीं करुणा नंदी और खुर्रम परवेज को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ लीडरशिप। करुणा नंदी महिलाओं के अधिकार हैं जिन्होंने बलात्कार विरोधी कानून सुधार के लिए कार्य किया है, जबकि खुर्रम परवेज कश्मीर क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अन्याय लड़ रहे। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है 1 मई 2022 को नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। अध्यक्ष नहीं है भाई, उपाध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और ये हैं आपके उपाध्यक्ष। 1 मई 2022 को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। 1 मई को उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। डॉक्टर सुमन बेरी ने इससे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। NCAER देश के अग्रणीय स्वतंत्र गैर लाभकारी नीति अनुसंधानों में से एक है। डॉक्टर सुमन बेरी ने डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल 2022 को अपने पद से कार्यमुक्त हुए। राजीव कुमार 1 सितंबर 2017 से इस पद पर कार्यरत थे। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने थे। वो 1 सितंबर 2000 तक इस पर बने रहे थे। वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर सुमन बेरी। दोनों को याद रखिएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? अमिताभ कांत, और
उपाध्यक्ष नए बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। तो आई होप यहाँ तक की क्लियर होंगी आप सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक क्लास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की खबर देख लेते हैं। अगली खबर है अप्रैल 2022 में देश के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 को देश के नए थल सेना अध्यक्ष बने। वह देश के 29वें थल सेना प्रमुख हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जनरल MM नरवणे का स्थान लिया जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख बनने से पहले थल सेना के उप प्रमुख थे। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले इंजीनियर हैं। अब तक इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्म्ड अधिकारी ही सेना प्रमुख बन रहे हैं। तो ये पहले ऐसे अधिकारी हैं जो सेना प्रमुख बने, सेना अध्यक्ष बने और इंजीनियरिंग इनका बैकग्राउंड है। इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से ये आते हैं। आगे की न्यूज़ देखेंगे। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार, देखिए ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक सलाहकार नए बने हैं भारत सरकार के। का नाम है अजय कुमार सूद। 20 अप्रैल 2022 को भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलोर के भौतिक विज्ञान अजय कुमार सूद को कैबिनेट की समिति ने सरकार का नया वैज्ञानिक सलाहकार PSA नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। अजय कुमार सूद ने प्रख्यात जीव वैज्ञानिक के विजय राघवन का स्थान लिया जो वर्ष 2018 से इस पद पर कार्यरत थे। उल्लेखनीय है कि प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद वर्ष 1999 के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सृजित किया गया था। PSA वैज्ञानिक नीति से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का सर्वोच्च सलाहकार। तो जो ये वैज्ञानिक सलाहकार होता है, ये वैज्ञानिक नीति से सभी मामलों पर सरकार का यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, याद रखिएगा इस चीज को। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। उस न्यूज़ पे हम नज़र डालेंगे। अब तो आप आगे की न्यूज़ देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी अगली न्यूज़ है। पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर मनोज सोनी। ओके, संघ लोक सेवा आयोग है 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, वही संस्था जो आपका IAS और IPS वगैरह का एग्ज़ाम करवाती है, उसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इंग्लिश में आप सभी जानते होंगे UPSC कहा जाता है। तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है इसने डॉक्टर मनोज सोनी ने। उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। 27 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इससे पूर्व डॉक्टर मनोज सोनी UPSC में बतौर सदस्य कार्यरत थे। मनोज सोनी ने इस पद पर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। अगली खबर देख लेते हैं। 30 अप्रैल 2022 को देश के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा देश के नए प्रदेश सचिव बने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विदेश सचिव बने हैं, विदेश सचिव हैं भाई, नए विदेश सचिव हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा जी। 30 अप्रैल 2022 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा ने देश के
नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 4 अप्रैल को उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की थी। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन के अधिकारी। इससे पूर्व वे नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव। अगली खबर पर नजर डालेंगे। अप्रैल 2022 में इसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है मनोज कुमार कटारिया। 1 अप्रैल 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया ये थल सेना के सैन्य अभियान महानिदेशक है। 1 मई 2022 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। मनोज कुमार कटारिया को सैन्य अभियान का महानिदेशक किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत में वर्ष 2023 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए इसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला यहाँ पे नाम आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये नाम पढ़ा था। देखिए मैं आपको दिखा, यहीं पे आपने ये नाम पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। खैर जाने दीजिए, ऊपर शायद ढूंढने में समय लग जाएगा कहाँ पे था ये। तो हर्षवर्धन श्रृंगला, ओके, ये क्या है? ये G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में भारत में होगा उसके मुख्य समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच पर देश की समृद्ध बुनियादी ढांचे, अस्तित्व और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रदान करता है। उसके साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत के G20 शेरपा के रूप में काम करना जारी रखेंगे। अगली न्यूज़ है। अप्रैल 2022 में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 2022 में किसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विजय सांपला। ओके, विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब SC शेड्यूल्ड कास्ट, ओके, SC का जो है SC आयोग का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय सांपला को। विजय सांपला ने फगवाड़ा से पंजाब विधानसभा चुनाव आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने फगवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन वे हार गए। केंद्र सरकार ने उन्हें पुनः अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 338 जो है वो इससे संबंधित है भाई, वो नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 338 लायक चीज है। और अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगली खबर पर नजर डालेंगे। अप्रैल 2022 में जारी प्रून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किस भारतीय महिला शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो यहाँ पे इनका नाम आया है और ये नाम है फाल्गुनी नायर। अप्रैल 2022 में
हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 निर्मित महिलाएं पति हैं। भारतीय महिलाओं में नायिका की और स्थापक फाल्गुनी नायर को 7.10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रखा गया है। भारत की अमीर स्वनिर्मित महिला हैं। इन्हें हुरून सूची में बायोकॉन अध्यक्ष किरण मजूमदार को 3.8 बिलियन इस सूची में 26 प्राप्त हुआ है। बीजिंग की प्रॉपर्टी डेवलपर हू यजून ने इस सूची में शीर्ष स्थान किया है, जिनकी अनुमानित $1 बिलियन है। तो ये चीज़ आपने नोट की होगी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है उस पर नज़र डालेंगे हम। देखिए, आपको आपके स्क्रीन पर अगली खबर दिखाई दे रही होगी और ये है, किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया। भारतीय प्रतिनिधि शेख को अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में तकनीकी बाधाओं की समिति का अध्यक्ष है। वह 10 साल बाद समिति मैक्सिको एलिसा मारिया ओलमेडा का विश्व व्यापार संगठन परिषदें और समिति आधिकारिक तौर पर अपने स्वयं के अध्यक्ष का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 23 मई 2022 को 14 सहायक निकायों के अध्यक्ष पर अनौपचारिक समिति पर WTO में वर्तमान भारत सहित 140 देश इसके सदस्य हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगली न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त? तो इनका नाम है लवलीना बोरगोहेने। क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेने। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेने को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष किया गया है। साथ ही भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को सदस्य है। लवलीना को 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप में हुए चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा वोट मिले। ज्ञात है कि लवलीना टोक्यो ओलंपिक 2021 की कांस्य पदक विजेता हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली वह तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं। इससे पहले वीरेंद्र सिंह 2008 में कांस्य पदक जीत चुके हैं और MC मैरी कॉम 2012 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे मई 2022 की, और मई में चर्चित जो स्थान रहे उनकी चर्चा की जाएगी। देखिए, मई 2022 को महिला विधायकों का पहला सम्मेलन पर आयोजित किया गया। तो आपका उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम, केरल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 मई 2022 को केरल विधानसभा परिसर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन केरल विधानसभा की ओर से किया गया। इस सम्मेलन में संसद की दोनों सदनों समेत विभिन्न विधानसभाओं और विधान परिषद की महिला सदस्य। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब
महिला प्रतिनिधि का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता, निर्णय लेने वाली संस्था, प्राप्त प्रतिनिधित्व पर केंद्रित विभिन्न विचारों पर, विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में राजस्थान की महिला बाल विकास मंत्री ममता पेश, भाजपा विधायक अनीता बघेल, दीप्ति महेश्वरी और विधायक मनीषा पवार ने एक साथ मिलकर घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये है आपका कलोल, गुजरात में। और अहमदाबाद वड़सर के निकट ये जगह है, यहाँ पे मैं भी रह के आया हूँ। कलोल गुजरात में मैंने काफ़ी समय है। एक्चुअल में मैं वड़सर में रहता था, एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स की कॉलोनी है, वहाँ पे हम रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। तो यहाँ पे ये जगह मुझे काफ़ी अच्छे से के बारे में नॉलेज है, पता है। कलोल में ये किया गया है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 को दुनिया के पहले इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में किया, जिसका उद्देश्य को उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने में आयोजित एक समारोह में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ज्ञात है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने वर्ष 2022 में दुनिया का पहला इफ्को नैनो यूरिया तरल पेश किया था, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर शामिल है। इफ्को नैनो यूरिया तरल को देश तकनीक कलोल गुजरात में इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में विकसित किया। कलोल में पहली इफ्को नैनो यूरिया तरल उत्पादन इकाई को 125 करोड़ रुपए की बनाया गया था। वर्तमान में इसकी क्षमता प्रतिदिन नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करने की। तो नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर यानी कि लगभग आधा लीटर की 1.5 लाख बोतल उत्पादन की क्षमता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इस जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे सवाल जरूर पूछा। इंपॉर्टेंट ये न्यूज़। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और अगली खबर आपको आपके दिख रही होगी। ये देखिए आपके सामने है अगली खबर। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है असम के अंदर। 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम स्थित अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र को स्थापित किया। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए यह संयंत्र ऑयल इंडिया के 500 किलोवाट सौर संयंत्र पंप स्टेशन से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की दैनिक उत्पादन क्षमता 10 किलोग्राम है, जिसे बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट उत्पादक क्षमता बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का स्वच्छ स्रोत। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसमें सोलर और विंड दोनों तरह की एनर्जी शामिल है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कई तरह के सेक्टर में होता है। इसमें केमिकल सेक्टर, आयरन सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हीटिंग और पावर शामिल है। हाइड्रोजन के इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन में जीवाश्म ईंधन का स्थान लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। पहला शुद्ध हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है असम में लगाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। मई 2022 को परिसीमन आयोग ने
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटों की अनुशंसा की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 90। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसन आयोग ने 5/2022 को अपनी रिपोर्ट जारी की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। इससे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 83 से बढ़कर 90 की जानी है। परिसन आयोग ने जम्मू संभाग में 6, कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीट को बढ़ाया है। 90 विधानसभा क्षेत्र में 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 45 कश्मीर क्षेत्र का तहत होंगे। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह 7 विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 5 लोकसभा की सीटों का आवंटन है। प्रत्येक लोकसभा सीट में 18 विधानसभा सीटें होंगी। इसी दिन से जम्मू कश्मीर परिसन आयोग का चुनाव क्षेत्र से संबंधित आदेश 20 मई 2022 से लागू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से इसी दिन इस संबंध में अधिसूचना की है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की। आयोग में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के गुप्ता भी शामिल थे। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से गठित किया गया था। कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में किया गया। पिछला परिसीमन 1921 की जनगणना के आधार पर था। इस बार परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में किया गया था, जो कि 1981 की जनगणना के आधार पर था। अब की बार 2011 की जनगणना के आधार पर अगली न्यूज़ देखते हैं। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से गिरकर कितनी हो गई है? तो यहाँ पे आपका जवाब होगा 2.0 हो गई है। 0.2 की इसमें गिरावट आई है। प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। गिरावट कितनी है? 0.2 की। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं, उत्साहित रहूं आपको और भी अच्छा कंटेंट देने के लिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें दौर की रिपोर्ट 6 मई 2022 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि दर और प्रजनन दर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। और NFHS 5 के अनुसार देश में 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन दर से ऊपर हैं। ये राज्य बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 के प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 2.1 हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिला की कुल प्रजनन दर 1992-93 से 2.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 1.6 बच्चे हो गई है। भारत में कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में पाया जाता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट करिएगा। आने वाले वीडियो में आपके साथ मैं फिर से मिलूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स दिया, इस वीडियो को अच्छे लाइक दिए, अच्छी कमेंटिंग की, तो मैं आपके लिए जल्दी ही एक और क्लास लेके आऊँगा करंट अफेयर्स की, या फिर वीडियो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसका कोई अच्छा सा टॉपिक उठा के आपको अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टिल देन आप रखिए अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।